ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। पेशे तो सहाफ़ी है, पत्रकार है, खोजी पत्रकार है, राजनीतिक मामले हो गए, समाजिक न्याय नाल जुड़े हुए मामले हो गए, जेंडर का इशू हो गए, लगातार उहदे ते रिपोर्टिंग करते रहे ने। ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकार, कौमी ते कौमांतरी पद्धर के परचियां विच छपे ने। तिन्ने ही मीडिया के रूप, चाहे वह प्रिंट होवे, इलैक्ट्रॉनिक होवे जां फिर डिजिटल मीडिया होवे, उहदे विच उन्होंने काम करन दा तजर्बा है। तो लगातार उन्होंने स्टोरियां करके राइट विंग फोर्सिस दे निशाने ते ने, लगातार धमकियां मिलदियां रही ने, ट्रोल होंदे रहे ने, लेकिन उन्होंने अपनी जिहड़ी पत्रकारी है काफ़ी कुछ खास करके जिन्हों कहते हैं कि वो पत्रकारी जिहड़ी पत्रकारी लोगों के सरोकारां नाल जुड़ी हुई है वो निरंतर करते हैं। ये धमकियां के बावजूद भी वो नहीं डरे तो कौमी कौमांतरी पद्धर ते अनेक सन्मान उन्होंने मिल चुके हैं। सब तो वड्डा सन्मान यही है कि जदों तुहाडी जिहड़ी स्टोरी है वो किते ना किते स्थापति नूं चुभण लगे, वो सब तो वड्डा सन्मान हुंदी है। सो असी गलबात करांगे नेहा दीक्षित नाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र मुझे बुलाने के लिए। नेहा, आपको भी काफ़ी लंबा समय हो गया पत्रकारी में, 15 साल हो चुके हैं। 15 साल हम जब इस समय कह रहे हैं, जो सत्य भी है, आप जैसे हम जैसे जर्नलिस्टों को काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है कि 14 के बाद कुछ ऐसी सूरत हाल हुई कि लगा कि जर्नलिज्म कहीं और जा रही है। मेरा सवाल यही है आपसे कि 14 से पहले जो सूरत हाल थी और अब जो सूरत हाल है, इसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि आप भी 13 में रुखसत हो गए थे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया से। जी शिवेंद्र, ये बहुत जरूरी सवाल है। आजकल की ये जो जिसको हमें न्यू इंडिया कहते हैं, जिसकी पत्रकारिता जो न्यू इंडिया में हो रही है, उसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि देखिए, पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके से आप देखें कि प्रेस पर अटैक बहुत ज्यादा हो गया है पिछले 6-7 सालों में। बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, बहुत सारे लोगों को के ऊपर केसेस और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सबसे पहला चीज तो ये है, और उसके बाद हमारा देश प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में बहुत नीचे 7-8 पोजीशन नीचे चला गया है इन सालों में। मगर ये सब तो लोग जानते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए, 2014 से पहले भी लोगों पे, पत्रकारों पे मुकदमे होते थे। हम सबको, इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मैंने पत्रकारिता ज्वाइन करी थी तो हमें कहा गया था कि अगर कोई लीगल नोटिस आ गया आपकी स्टोरी पर तो आप उसको बैज ऑफ ऑनर समझिए, मतलब किसी ने पढ़ लिया, इम्पैक्ट हो गया। मगर अब क्या हो गया है 2014 के बाद कि पत्रकारों पे मानहानि के केसेस नहीं दर्ज होते हैं, प्रेस फ्रीडम वाले केसेस नहीं दर्ज होते हैं। अब उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड केसेस दर्ज होते हैं, क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं, जिनसे निपट पाना, एक हमारे जो स्लो जुडिशरी सिस्टम है देश में, उनमें निपट जाने में सालों साल लग जाते हैं। जैसे मेरे ऊपर भी इस वक्त 3 मुकदमे हैं, मगर 6 साल हो गए हैं, और मैं दिल्ली में रहती हूँ और गुवाहाटी जाना होता है हर बार मुकदमे की तारीख के लिए, तो सालों साल निकल जाते हैं। तो कोई भी पत्रकार अगर इंडिपेंडेंटली कोई खोजी पत्रकारिता करना चाहे या कोई ऐसी चीज करना चाहे जो वो सिर्फ उनका काम है, ऐसा नहीं है कि वो, हम लोग पहले यूपीए सरकार की को क्रिटिसाइज नहीं करते थे या अब करने लग गए, ऐसा कुछ नहीं। ये पत्रकार का काम है एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना, ये हमारी ड्यूटी है। तो हम अब जो करते हैं तो क्या होता है कि जो है केसेस लग जाते हैं, या फिर आपके ऊपर फिजिकल थ्रेट्स हो जाते हैं, कोई आपको अटैक करना शुरू कर देता है, स्टॉक करना शुरू कर देता है। दूसरी चीज ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आप कह रहे थे ना, मेन स्ट्रीम मीडिया। मुझे नहीं लगता कि मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया से रुखसती करी है। मुझे ये लगता है कि जहाँ पे अब हम लिख रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो असल में कोई पत्रकारिता की जो वो क्या कहते हैं, जो एक रूह है उसको कायम रखने के लिए तैयार है, मुझे लगता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया है। बाकी मीडिया जो है वो कॉर्पोरेट मीडिया है। तभी मेन शो बाकी कहा था। जी हाँ जी, कि हमें मीडिया और कॉर्पोरेट मीडिया में फर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखें कि सारे ही मीडिया हाउसेस कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस हैं, जो मीडिया में तो काम करते ही हैं, मगर उनकी और भी बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट है। तो उसी के साथ साथ वो मीडिया चैनल भी चलाते हैं ताकि
उनके बिजनेस इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा सके, वो प्रॉफिट बना सके और वो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग ला सके ताकि लोग जो है उनको प्रॉफिट बनाते रह सके। ये चीज अगर आप देखें, जैसे इस वक्त रिलायंस जो कंपनी है वो 90% टीवी व्यूअरशिप उनके ओन टेलीविजन चैनल्स के पास है। सिमिलरली जी नेटवर्क के पास जो है बहुत सारे करीब 300 मिलियन व्यूअरशिप है। तो ये जो बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स हैं और इन्हीं के लोग पॉलिटिकल पार्टीज में भी दखल अंदाजी करते हैं। जैसे जी न्यूज से सुभाष चंद्रा राज्यसभा एमपी थे बीजेपी से सपोर्टेड, उसी तरीके से रिलायंस का जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट के साथ उनकी पार्टनरशिप है, ये सबभी लोग जानते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया है, वो इतना ज्यादा खुला हो गया है कि उसको 15 साल पहले वो था, शुरुआत की उसकी, मगर अब हम उसकी चरम को देखते हैं। हम उसके शिखर को देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो ये बाजारी मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया है, या कह लो कि सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, पहला तो एक वही सवाल मेरा थोड़ा सा है कि आप के रुखसत होने की वजूहत क्या थी वहां से। दूसरा ये कि एक इसमें हमें सभी को दिक्कत आती है। देखो, हम जैसे पत्रकार को भी दिक्कत आई है कि लेकिन एक जो महिला जर्नलिस्ट है उसकी दिक्कत को हम थोड़ा अलग देखेंगे, क्योंकि हालांकि कुछ लोगों को लग सकता है कि यार जेंडर का इशू नहीं है, पर जेंडर के इशू को भी मेरे ख्याल में, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से बता सकती हैं, हम अलग करके नहीं देख सकते। देखिए, ये जो आपने मुझे सवाल पूछा है ना, ये जेंडर और कॉर्पोरेट मीडिया का ताना बाना है, और जो जेंडर मार्जिनाइजेशन का है। 2012 में जब मैं एक टीवी चैनल के साथ काम करती थी, तो उनके एक बड़ा 37% शेयर उस कॉर्पोरेट मीडिया ग्रुप का एक बहुत बड़ी कंपनी ने खरीद लिया था। तो उसके बाद हमारे टीवी की जो सारे 70 लोगों की एडिटोरियल लोगों की टीम थी, उनके सामने मार्केटिंग की टीम के लोग आए और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। उन्होंने कहा कि आज के बाद हमारे टेलीविजन न्यूज चैनल की जो टारगेट ऑडियंस है वो अर्बन रिच लोग हैं, यानी कि शहर में रहने वाले अमीर लोग। और उसके लिए उन्होंने जो प्रोटोटाइप ढूंढा था वो ये ढूंढा था कि जो बैंगलोर में एक 35 साल का मर्द है, वो जब घर में आए शाम को तो वो ये न्यूज चैनल चलाए और यहाँ से हटे नहीं। इसलिए हमारी जो पत्रकारिता है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि जो हम, तो खासतौर से जैसे मुझे कहा गया कि आप ये जो किसानों की आत्महत्या की स्टोरी करती है या लड़कियों के बिक जाने की स्टोरी करती है, ये ब्लीडिंग हार्ट स्टोरीज वगैरह वो अमीर शहरी लोगों को पसंद नहीं है, तो ये सब मतलब करना बंद करिए। और दूसरी चीज ये कि आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन करिए, जैसे कि ये साउथ दिल्ली में जो कौन अमीर लोग हैं जो फास्ट कार्स की रेसिंग करते हैं रात के वक्त, आप उस पर जाके इन्वेस्टिगेशन करिए। तो ये बोलते गए। और फिर हमें कहा गया कि जैसे जो बुलेटिन होता है 5 बजे का या 7 बजे का या 9 बजे का, तो उसके जो हमारी जो रिपोर्ट है उसकी हेडलाइन भी उस 35 साल के मर्द को पसंद आनी चाहिए, उसका जो कंटेंट है वो भी पसंद आना चाहिए, नीचे का टिकर जा रहा है जो टीवी स्क्रीन में वो भी पसंद आना चाहिए। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो ये 40-45 मिनट के लिए हमारी ब्रीफिंग हुई। फिर हम लोग से कहा गया कि कोई सवाल है, तो मैंने कहा कि अच्छा, ये आपने 35 ईयर ओल्ड मर्द की बात करी, इसमें कोई महिला भी दर्शक है? तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने कहा कि साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि महिलाएं टेलीविजन न्यूज नहीं देखती हैं, तो वो नहीं है। और उसके ऊपर से उन्होंने, फिर किसी ने कहा तो मैं क्या महिला एंकर पर्सन क्यों है? तो उन्होंने कहा वो 35 साल के मर्द के लिए। तो ये थी। तो इसमें दोनों ही सवाल है। एक तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च वाली बात है, मुझे लगता है कि शायद तभी से फेक न्यूज और शुरुआत हो गई थी 2012 से, और अब हम लोग झेल रहे हैं। बट जिस तरीके से, जिस धड़ल्ले से जेंडर को मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको कॉर्पोरेट मीडिया से सोचती है कि यार इनकी तो जगह ही नहीं है, इनके बारे में, जेंडर के बारे में, हम कवरेज के बारे में क्या। देखिए, 2 सवाल है, जेंडर में कवरेज का बात है और रिप्रेजेंटेशन का बात है। तो पहला चीज है कि हम कवरेज क्यों करें जेंडर मुद्दों का, और अगर हम कवरेज कर भी रहे हैं तो हमने एक आध रेप का स्टोरी, सेक्सुअल वायलेंस का स्टोरी कर दिया बस। उसके बाद जो बुनियादी सवाल है कि इक्वल पे मिलनी चाहिए, पे गैप है महिलाओं और वो सब, उसमें कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। या फिर रिप्रेजेंटेशन में भी वो 1-2 महिलाएं एंकर रख दी
तो वो टोकन के नाम पे हो गया कि हमने महिला पत्रकार भी रखी है। बहुत ही सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से भी है, जैसे मुझे उससे पहले भी जो सीनियर महिला जर्नलिस्ट है वो बताती है कि शुरुआत में जो है सबको बेबी शो और फ्लावर शो कवर करने के लिए महिला पत्रकारों को भेज दिया जाता था। अभी भी हेल्थ और जेंडर वाली बीट हमेशा महिलाओं को ही दी जाती है, बहुत कम जगह पे पुरुषों को दी जाती है। जिन चीजों को सीरियस बीट माना जाता है कि मान लीजिए डिफेंस है या फाइनेंस है, उसमें इक्की दुक्की महिलाएं आपको मिलेंगी। अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया था कि अभी भी इंडिया में कम से कम 70% अखबार के ऑफिसेज में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। तो ये जो है हम रिपोर्ट्स करते हैं इनके बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में हम रिपोर्ट करते हैं, बट एक्चुअली विद इन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके बारे में कोई जागरूकता नहीं है और वो जरूरत ही नहीं समझते हैं। और अभी और उसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो मीटू हुआ था अक्टूबर में 2018 में इंडिया में, जहां बहुत सारी महिला पत्रकारों ने ये बात बताई थी कि किस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हरासमेंट विद इन वर्क प्लेसेस होता रहा। बहुत सारी उन महिलाओं ने बहुत टाइम तक रिपोर्ट लिखी थी या किसी को कंप्लेन करी थी, मगर 20-20 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये स्थिति है इसका। अभी जो तरुण तेजपाल वाला मामला भी आया हाल ही में, उसको थोड़ा राहत मिली, उस पे आपने ट्वीट भी किया था। तो ये पूरे मामला, क्योंकि आपने तहलका में भी काम किया है, काफी अच्छी तरह से इदारे को भी जानते हो, तरुण को भी जानते हैं, ये सारा जो अदालती प्रक्रिया में उसको थोड़ी राहत मिली, थोड़ी तो कहूँ क्यों मैं कहूँ काफी मिली, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? देखिए, एक तो पहला सवाल शिवेन ये है कि 7 साल लग गए। पहली बात तो उस 7 साल में जो कंप्लेनेंट थी उसके ऊपर क्या गुजरी, उसकी किस तरीके से मॉरल पुलिसिंग हुई, किस तरीके से उसको बाहर कैरेक्टराइज किया गया उसके। और अगर आप वो कोर्ट जजमेंट भी पढ़ेंगे जो इतना 300 से ज्यादा पेजेस का, 500 पेजेस का है, आप देखेंगे कि किस तरीके से कंप्लेनेंट क्या कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया कि अरे उसने इस लड़के से बात करी थी, उससे किया था, तो उसका मतलब, और फाइनली बरी भी कर दिया गया ये कह के कि अरे उसने ऐसा बिहेवियर नहीं किया था कि वो मतलब बेसिकली कि एक महिला जिसके साथ इस तरीके की सेक्सुअल वायलेंस हुई है उसने नॉर्मली बिहेव किया। तो ये कोर्ट को बुरा लग गया। तो कोर्ट का क्या मतलब है कि आप जो है रोते हुए हमेशा 24 घंटे रोते हुए रहे तभी आपकी बात मानी जाएगी। तो ये जो एक कोर है ना कि एक जिसको मिसोजिनी कहते हैं, स्त्रियों के लिए जो द्वेष है, स्त्री द्वेष जो भरा हुआ है, वो इस जजमेंट में बहुत अच्छे से निकल कर आया है। क्योंकि आप ये देखें कि किसी भी तरीके से महिला कुछ भी कर ले उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, ये इससे निकल कर आता है। और ये अब क्योंकि ये 2013 में केस हुआ था और अब 2018 में हमने मीटू के ऐसे केसेस देखे, ये सारी कड़ियां एक में जुड़ गई हैं कि किस तरीके से बार बार ये एक साइकिल बन गया है, होता जाता है ऑफिसेज में और स्पेशली मीडिया में। मगर इस मीडिया ने जो एक चौथा स्तंभ कहलाता है, उन्होंने खुद ही इस मुद्दे को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तो ये बहुत ही निराशाजनक जजमेंट इसलिए भी है क्योंकि जो बाकी महिलाएं उसके बाद अपनी कंप्लेन लिखवाने गई, उनके साथ भी इसी तरीके की चीजें हुई हैं। आप देखेंगे कि 2018 में मीटू केसेस की टेस्टिमनीज के बाद बहुत सारे, प्रिया रमानी का केस तो सब जानते हैं कि उन पर डेफेमेशन केस एनजे अकबर ने लगाया था, मगर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं उड़ीसा में, मतलब नॉन इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेजेस में जो महिला पत्रकार काम करती हैं, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरला में बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने अपने टेस्टिमनीज बाहर निकाली थी कि किस तरह से उनकी प्रताड़ना हुई, या तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया है या फिर वो अगेन फिर से मानहानि की केसेस लड़ रही हैं, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसमें एक ये भी बात जुड़ी हुई है कि तरुण तेजपाल वाला केस तो है ही है, मगर वो दिल्ली में था तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चेतना है। मगर जो छोटे छोटे इलाकों में जो महिला पत्रकार लड़ के अपने घर से लड़ाई करके, पहली चीज तो पत्रकारिता क्योंकि एक महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल, बहुत आसानी से परिवार वाले नहीं जाने देते हैं, तो पहले घर की लड़ाई लड़ते हैं और फिर बाहर आके ऑफिस में ये होता है। तो ये थोड़ा निराशाजनक माहौल है। मगर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि शिवेंद्र,
इसमें मुझे एक आशा भी दिखती है, क्योंकि अब चाहे कुछ हो ना हो, बहुत सारी पहले से कंपेयर करते हुए बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ के बोल रही हैं कि हाँ मेरे साथ हुआ, या तुम अकेले नहीं हो, तो उससे एक धीरज भी बनता है एक दूसरे में। अच्छा, इसी के साथ जुड़ी हुई एक चीज है कि लगातार आप पे भी चाहे ट्रोल वाले हो चाहे निजी हमले हो वो होते रहे हैं, राइट विंग संगठन करते रहे हैं। जो हमारे जर्नलिस्ट संगठन बने हुए हैं उनका क्या नजरिया रहा है, कितनी का आवाज बुलंद हुई है? क्योंकि जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि एक शायद एक इंटरनेशनल संस्था ने सबसे पहले आपके पक्ष में बोला था, उसके बाद में शायद थोड़ी मोटी हिलजुल हुई हो। इसके साथ ही जुड़ा एक और भी सवाल है, जैसे जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है, ठीक है कि उनके भी काफी सारी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे पास कई बार आई कार्ड वगैरह भी नहीं होता, कुछ ऐसी जगह में फंस जाते हैं। लेकिन अब फ्रीलांसर जर्नलिस्ट भी हैं और औरत भी हैं, तो ये समस्या कुछ अलग एक दिक्कत दूसरी डबल होगी, मतलब बढ़ गई। आपने तो काफी सारी झेली होगी, ये आपका तजुर्बा क्या रहा? शिवेन, देखिए कि एक तो पहली बात ये है कि बहुत सारे जो कॉर्पोरेट मीडिया का क्या मॉडल था, पहले था ब्यूरोज होते थे हर जगह पे, हर ऑर्गेनाइजेशन के, जहाँ पे खबर निकालते थे। जो ब्यूरो में जो लोग काम करते थे, रिपोर्टर काम करते थे, उनको तनख्वाह मिलती थी, उनको ऑफिस से कुछ सपोर्ट मिलता था इंफ्रास्ट्रक्चर का वगैरह। कॉस्ट कटिंग में इन्होंने क्या किया कि सारे ब्यूरोज बंद कर दिए, ठीक है, और उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन जो छोटी छोटी जगहों से लेते हैं, वो फ्रीलांसर से लेते हैं, जिन्हें वो एक कभी कभी स्ट्रिंगर भी कहते हैं। मगर वो जो लोकल जर्नलिस्ट होते हैं ना, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं ना, उनके पास, लोकल जर्नलिस्ट भी गलत शब्द है, जो जर्नलिस्ट होते हैं वहां पे, ना उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, ना उनके पास किसी तरह की सिक्योरिटी कवर होती है, और वो उन सारे लोगों को एक गिग इकोनॉमी के उसमें बांध दिया गया है कि आप एक पर स्टोरी आपको पैसा मिलेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना तो वो उनका घर का खर्चा उससे चल पाता है, ना ही उनको जो है कभी उनकी तबीयत खराब हो गई। जैसे आप कोविड के पिछले लॉकडाउन में देखेंगे, 2020 के लॉकडाउन में, कि बहुत सारे नेशनल पत्रकारों ने जो है, जो वर्कर्स थे, प्रवासी मजदूर थे, जो जमीन पे रोड पे चल रहे थे, उनकी तो तस्वीरें दिखाई, मगर वो जब गांव में पहुंच गए तो हमें नहीं पता वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, उनको वापस वो आए कि नहीं आए। वो इसलिए क्योंकि जो पत्रकार वहां पे थे उन जगहों पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, वो जा नहीं पा रहे थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि टैक्सी में बैठ के वो इधर उधर घूम सके, या फिर उनके पास ना ही अपने आप को कोविड से बचाने की कोई तरीके थे, ना इंश्योरेंस था, हेल्थ इंश्योरेंस था। तो इसमें बात ये है कि कॉर्पोरेट मीडिया का इतना बड़ा ये जो चला गया है, उसमें सबसे ज्यादा लूज करते हैं फ्रीलांस रिपोर्टर। तो उनके पास पहली बात तो रिसोर्सेज नहीं होते, दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए किसी पे केस हो गया, मैं एक एग्जांपल आपको देखती हूँ। एक पवन जायसवाल थे मिर्जापुर से, 2-3 साल पहले उन्होंने एक स्टोरी करी थी कि कैसे सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में रोटी और नमक दिया जा रहा है ना। और जब उन्होंने वो स्टोरी करी तो उनपे आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लगा दिया। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने ऐसा बना दिया कि अरे ये तो पत्रकार है ही नहीं, क्योंकि ये तो पंसारी की दुकान चलाते हैं। और इसके चलते बहुत सारे हमारे मीडिया बॉडीज जो दिल्ली में बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा अरे ये तो पत्रकार ही नहीं है, हम क्यों इसके बारे में बोले। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक सिस्टमिक तरीके से उन पत्रकारों को डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि आप 200 रुपए, 500 रुपए, 1800 रुपए की पर स्टोरी जो आपको पैसा मिलता है, उससे आप अपना घर नहीं चलाते, तो आप साइड में कुछ और भी करते हैं। तो ये जो हमारे प्रिविलेज लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि अरे पत्रकार हो तो एकदम प्योर होना चाहिए, मगर वो प्योरिटी इंश्योर करने के लिए जो रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे या जो हक जो मिलने चाहिए उसकी कोई बात नहीं होती। इसीलिए ये लोग कभी उनका साइड नहीं लेते, कभी फ्रीलांसर्स का साइड नहीं लेते, और कभी नहीं बोलते कि इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। दूसरी बात ये भी है कि जैसे मेरे साथ भी ये हुआ था जो आप कह रहे थे, 2016 में मेरे ऊपर 2 क्रिमिनल केसेस हुए थे। मैंने एक स्टोरी करी थी आउटलुक पत्रिका के लिए कि कैसे आरएसएस छोटी बच्चियों का ट्रैफिकिंग करके उनको नॉर्थ ईस्ट से पंजाब और गुजरात लेके जाते थे। और मेरे पास सारे सरकारी दस्तावेज थे,
पेरेंट्स की टेस्टिमनी थी और उन लड़कियों को भी मैंने पंजाब और गुजरात में ट्रेस कर लिया था, तो ये सारी चीजें ट्रेस हो गई थी। तो मेरे पास जो 2 केसेस हुए, पहले तो एक क्रिमिनल मानहानि का केस, जो हमारे देश में अभी भी क्रिमिनल डेफेमेशन का लॉ है जिसमें 5 साल तक की जेल हो जाती है, और दूसरा था दंगे भड़काने का केस मेरे पे लगाया गया था, तो वो भी अभी चल रहा है। तो एक केस में मुझे बेल मिल गई है, एक केस नहीं मिली है, और वो गुवाहाटी में चल रहा है। उसकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो 6 साल से चल रहा है, दूसरा आउटलुक पत्रिका जिसके लिए मैंने ये एक स्टोरी करी थी, वो लीगल एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर रहे, मैं खुद बेयर कर रही हूँ। और मैं इसलिए बेयर कर पा रही हूँ क्योंकि ये सच है कि हो सकता है मेरे पास कुछ अपनी प्रिविलेजेस हो, क्योंकि मैं हो सकता है मैं दिल्ली में लिखती हूँ, कई ऐसी जगहों के लिए लिखती हूँ, या मेरे पास हो सकता है कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो मेरे घर वालों का या किसी और का, मगर सबके पास इस तरीके की प्रिविलेज नहीं होती है। तो ये चीज एक इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो तो बहुत ही मतलब बहादुरी वाली पत्रकारिता करे, और जो नहीं कर सकता है वो ना करे। ये किस तरीके का इम्बैलेंस है, तो इसको भी एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप अभी नहीं, पिछले 10-12 सालों में आप देखेंगे जितने भी पत्रकार हमारे यहाँ क्रिमिनल केसेस अपने खिलाफ लड़ रहे हैं कोर्ट में, कोई भी जर्नलिस्ट संस्था उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। चाहे वो के शाहीना का केस हो, जो उन्होंने उनके ऊपर यूएपीए लगा है, अभी 11वां साल है, उन्होंने तहलका के लिए एक स्टोरी करी थी। चाहे सैमुअल मैथ्यूज के ले लीजिए, वो भी तहलका के लिए काम करते थे, उन्होंने भी अपना लीगल एक्सपेंसेस खुद ही किया। और अभी रिसेंटली जितने भी केसेस आए हैं, हर पत्रकार खुद से लड़ रहा है। मैं थोड़ा आता हूँ आपकी कुछ स्टोरीज पे आता हूँ। जैसे यूपी में आपने जो फेक इनकाउंटर्स पे स्टोरीज की थी, अभी मैं हालांकि मैंने ये पहले भी पढ़ी थी, लेकिन परसों मुझे दोबारा ये पढ़ने का मौका मिला, मैं थोड़ा आपकी प्रोफाइल देख रहा था। जो योगी के राज में ये फेक इनकाउंटर हुए, या योगी सब इस पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हाँ ये तो होंगे ही, ऐसा किया ही जाएगा, इससे पहले भी होते रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? जो हिरासती मौतें होती रही, अब तो ये भी मामला आने लगा कि जो सडिशन है, सडिशन की अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस है भी या नहीं है, ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बात अब चलने लगी है। जो यूपी में जो सूरत हाल आपने देखी है, उसके बारे में अपना अनुभव आप शेयर करेंगे? शिविर, एक तो सेडिशन वाली बात मैं क्लियर कर दूं कि ये तो हमारे मतलब अंग्रेजों के जमाने का लॉ है जो बिन मतलब में अभी भी चला जा रहा है, तो उसके बारे में बहुत टाइम से डिबेट चल रही है। अभी तो और ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, मगर मेरे ख्याल से पिछले 10-12 सालों से इस पे डिबेट चले बहुत जा सारे रही है। देशों ने खत्म भी कर दिया, बहुत सारे देशों ने खत्म किया जो अपने आप को डेमोक्रेटिक है। जी जी जी। मगर जैसे यूपी इनकाउंटर है, अब देखिए शिविर, पहले भी जैसे गुजरात में आप ले लें, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे तो वहां पे भी बहुत ज्यादा फेक इनकाउंटर्स हुए थे। इशरत जहां का केस था, सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर था, कई सारे थे। फिर हमारे यहाँ बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था दिल्ली में भी, जब कई लोगों को मारा गया था। मगर और उसके बाद तेलंगाना में कई केसेस थे। मगर पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने 6 महीने कंप्लीट करने के बाद अपने लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स में इनकाउंटर का नंबर डाला। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा अलर्ट कर देने वाली बात है कि आप मतलब ये स्टेट सपोर्टेड किलिंग्स है। अगर आप फिर तो जैसे मुझे, जब मैंने जिस वक्त ये स्टोरी करी थी तो 6 महीने यूपी जब करना शुरू किया था तो 6 महीने हुए थे। यूपी सरकार ने कहा था कि 1200 इनकाउंटर हुए, इसमें करीब 112 लोग मारे गए हैं और कुछ घायल हैं। जब उन लोगों के घरों में जाके जो लोग मारे गए हैं, ये ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि सरकार ने कोई लिस्ट नाम नहीं निकाले थे कि कहाँ कौन सी जगह के हैं। तो धीरे धीरे कलेक्ट करने के बाद ये पता चला कि जो उनके घर वाले हैं, तो मान लीजिए जब उनके घर में जाओ, उस जैसे एक था मंसूर का सहारनपुर में उसको कहा गया कि वो 40 लाख की डकैती की उसने। और जब उसके घर में गए शिवेन, तो उसके पिताजी टीबी से ग्रसित, चलने फिरने में कुछ नहीं, घर में खाना कुछ नहीं, छप्पर टूट रहा है। और वो मंसूर पहले ही 12 साल जेल में रह चुका था, जहाँ पे उसका बहुत ज्यादा फिजिकल टॉर्चर हुआ था, उसको बिजली से करंट लगाए गए थे, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। तो अक्सर वो गांव की चौपाल में बैठा रहता था। उसको उठा के उन्होंने कहा कि उसने 40 लाख रुपए का गमन किया है। तो ये परिस्थिति थी। दूसरा आप देखेंगे बाकी और लोग थे, कोई जो है रेडी लगाने वाला था, कोई जो है समोसा चाट बेचने वाला इंसान था, कोई फल बेचने वाला था।
किसी के ऊपर 5,000 रुपए की चोरी थी, किसी के ऊपर सोने की रिंग चुराने की चोरी थी, और सारे लोग 17 से 40 के उम्र में थे। दूसरा पैटर्न ये था कि सबको यही दिखाया गया था कि वो भाग रहे थे कहीं से चोरी करके, हाईवे पे ज्यादातर बाइक पे या कार पे, उनको पुलिस वालों ने रोका, वो रुके नहीं तो पुलिस ने उन पे गोली चला दी और अस्पताल ले जाते वक्त वो मर गए। और सबके पास 32 mm की वो पिस्टल मिली। तो ये सब में यही टेम्पलेट था। मगर जब उनके घर वालों के पास जाओ तो आप देखें कि उन्होंने नहलाते दफनाने या क्रिमेशन के पहले जो फोटो लिए उसमें आप देखेंगे किसी की आंख निकली हुई है, किसी का सर टूटा हुआ है, किसी के हाथ पैर टूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा इंजरीज हैं, जिनसे ये पता चलता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि बुलेट इंजरी से मरे हैं, वो एक्चुअली बुलेट इंजरी से नहीं मरे हैं, मगर प्री प्लान तरीके से उनको पीट कर फिर उनको गोली मारी गई है। तो ये, और दूसरा एक चीज पता चली जो है फेक, जो हाफ एनकाउंटर्स है, जिसमें बहुत सारे ऐसे केसेस थे कि लोगों के फिर सब यंग 17 से 40 की उम्र के आदमी, उनके पैरों में गोली मारी गई है और वो उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वो जेल में है, और उसकी वजह से सेप्टिसीमिया हो गया है, तो किसी का पैर काटना पड़ा है, किसी का बहुत ज्यादा इलाज चल रहा है, तो उनको भी इस तरीके से डिसेबल कर दिया गया। और ज्यादातर इसमें लार्ज परसेंटेज 40 से 50% जो लोग थे वो मुस्लिम थे, और साथ में कुछ दलित और ओबीसी लोग भी थे, तो मैक्सिमम लोग ये थे। और अगर अभी आप देखें तो सिर्फ हल्ला होता है तब जब किसी अपर कास्ट पर्सन का इनकाउंटर होता है, जैसे विकास दुबे, मगर उसके पहले कोई इस तरीके की कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी। तो ये स्टोरी कई जगह से पता करने के बाद तो अब स्थिति ये है कि 6,000 इनकाउंटर हो गए 4.5 साल में, और उसमें करीब जो है 300 लोग से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो ये जो पुलिस राज जो बनाया गया है, जिसमें पुलिस को अथाह पावर दे दी गई है कि आप किसी पे भी गोली मार दें, सरकार आपको सपोर्ट करेगी, आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के नाम पे आप एक इनकाउंटर राज बना दें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसी बहुत सारी रिसर्च भी हमारे देश में हुई है कि जब जब इनकाउंटर बढ़ते हैं तो उससे क्राइम नीचे नहीं जाता है, क्राइम ऊपर ही चला जाता है। तो ये स्थिति है। जैसे नेहा, योगी आदित्यनाथ ने तो कई बार ऐसे डायलॉग बोले हैं, आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने भी कहा कि देखो मैं झूठे नहीं, मैं सच्चे एनकाउंटर के पक्ष में हूँ। हालांकि सच्चा झूठा क्या होता है, कानून का काम है, पुलिस का काम है, व्यक्ति को पकड़े, बाद में अदालत में कार्रवाई करनी होती है। ये टोटली ऐसी बातें जब आती है, फिर नरेंद्र मोदी जब शुरुआत में आए थे उन्होंने पुलिस को बहुत सिफ्त की थी कि देखो जी पुलिस को आपको इज्जत करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। ये टोटली जो घटनाएं हैं जो हमारे इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस पर कैसे रिफ्लेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। देखिए, एक बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स हैं शिवेंद्र की, जैसे कि अगर कोई इनकाउंटर होता है तो एक मैजिस्ट्रेटल इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद जब बरी हो जाए फिर सही माना जाता है इनकाउंटर को। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है कि जब तक ये इंक्वायरी नहीं हो जाती तो आप किसी को प्रमोशन या किसी तरीके का रिवॉर्ड नहीं दे सकते। मगर ये सारी चीजें यहाँ पे फ्लाउट हुई है। आप देखें कि जैसे यूपी में जब इनकाउंटर्स हुए तो हर इनकाउंटर टीम करने वाले को 1 लाख रुपए यूपी सरकार ने प्राइज दिया। कई सारे लोगों को प्रमोशन हो गया जो इनकाउंटर कॉप की तरीके से हुए। तो ये इन सारी चीजों को फ्लाउट करता हुआ जो सही गलत का पैमाना यही है कि सही गलत तब तय होगा जब एक इंक्वायरी होगी, मगर जब इंक्वायरी हो ही नहीं रही तो वो अपने आप में प्रॉब्लम है। तो कोई भी अगर मिनिस्टर सोचे कि वो असेस करते हैं कि वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। मगर हाँ, तो इंक्वायरी ही नहीं है तो कैसे पता चले। आपने अभी बात कही थी कि जैसे अपर क्लास में कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो वहां बहुत शोर हो जाता है, मतलब अपर क्लास के साथ कोई इनकाउंटर जहाँ कोई रेप वाली भी घटना हो जाती है। और जब हो जाता है कि वही बात, इसका भी एक जाति पक्ष भी है, सामुदायिक पक्ष भी है। जैसे मुजफ्फरनगर के दंगों पे आपने काफी काम किया है। मुजफ्फरनगर दंगों पे खासकर मैं जब देख रहा था उस समय आपकी रिपोर्ट्स थी, कुछ और लोगों ने काम किया है, लेकिन मीडिया में एक चुप्पी छाई रही नेहा। मीडिया में इस पे एक लगातार चुप्पी भी छाई रही।
आपने जो खुद ग्राउंड पे देखा वहां, खासकर सामूहिक बलात्कार के आपने मामले देखे, वो टोटल जो आपका अनुभव आपकी स्टोरी में से तो दिखा हमें, तो आप हमारे जो दर्शक है उनको क्या बताना चाहती है उसके बारे में थोड़ा? शिवेन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है, क्योंकि अगर अब भी आप देखें, जैसे हाथरस केस के बारे में इतनी सारी बातचीत हुई थी, हल्ला हुआ था और सब दिल्ली से पहुंच गए थे, मगर अब क्या है, अब वो परिवार के लोग कहाँ है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। तो हमारे यहाँ, जैसे हमने कहा कि जो कॉर्पोरेट मीडिया को एक अपर बॉडी क्या का एक अर्बन रिच और मिडिल क्लास या रिच लोगों के बारे में ही परवाह है, वो बहुत सच बात है। मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, जो ये केसेस की आप बात कर रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर दंगों में बहुत सारे मास रेप्स हुए थे, जिसमें करीब 100 से ऊपर केसेस थे, मगर उसमें से सिर्फ 7 महिलाएं थी जो एक्चुअली जाके फाइनली उन्होंने कंप्लेन करी थी और वो केस लड़ रही थी कोर्ट में। 2012 दिसंबर में हमने एक एंटी रेप मूवमेंट देखा इंडिया में, जहाँ पे एक दिल्ली की लड़की का रेप हुआ और उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, रेप लॉज में चेंज आए। उस चेंज जब अमेंडमेंट्स हुए थे तो एक क्लॉज ऐड हुआ था जिसमें पहली बार दंगों के दौरान जो सेक्सुअल वायलेंस होती है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया था। पहली बार इतने हमारे सालों, हमारे यहाँ हिस्ट्री रही है सेक्सुअल वायलेंस की दंगों के दौरान, मगर वो हुआ था। तो उसके बाद जो ये केस 7 औरतें लड़ रही थी, ये एक लैंडमार्क केसेस थे रेप लॉज अमेंडमेंट के बाद। मगर क्योंकि वो गांव में रहने वाली, खड़ी भाषा में बात करने वाली, खेत मजदूर औरतें, मुसलमान औरतें, मजदूर वर्ग की औरतें थी, उनके रेप के बारे में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, जबकि सिर्फ दिसंबर 2012 के बाद सितंबर 2013, यानी सिर्फ 9 महीने का फर्क था, मगर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ। एक एडिटर से हमने जब ये बात उठाई भी तो उन्होंने कहा कि दे डोंट मेक गुड टीवी, क्योंकि उनको टीवी पे चाहिए एक जो है अंग्रेजी में बोलने वाले लोग जो एक आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर सके। तो उन्हें ये लगा कि इन महिलाओं के बारे में बात करने में, कोई टीवी खुद में दिखाने में कोई रेवेन्यू, कोई प्रॉफिट, कोई दर्शक नहीं आए। तो उसके बारे वो दब गया और उसकी हालत ये हुई कि उन महिलाओं पर इतना ज्यादा प्रेशर रहा, अक्यूज लोगों का, जो रेप अक्यूज थे उनका, क्योंकि वो उसी एरिया में रहती थी जहाँ पे वो अक्यूज रहते थे, एक ही गांव के लोग। क्योंकि फाइनली 6 औरतों को अपने केसेस विड्रॉ करने पड़े, क्योंकि उन्हें जान माल की धमकी मिलती रही लगातार, और सिर्फ एक महिला बच्ची है जो अपना केस लड़ रही है, और इतने साल हो गए मगर उसके बारे में। तो डायरेक्टली एक जो आप कहेंगे मजदूर वर्ग की औरतें, या फिर एक जो है मार्जिनलाइज्ड कास्ट की औरतें, दलित महिलाओं के बारे में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, उनके ऊपर जो सेक्सुअल वायलेंस हो रही है उसके बारे में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो ये एक मीडिया की बायस है, और जो कॉर्पोरेट मीडिया उसको बहुत अच्छे से क्या करता है कि उस सेक्शन को कंप्लीटली इनविजिबल बना देता है। सही सही। इसी के साथ एक जुड़ी और चीज है नेहा, आप आज जब किसान आंदोलन चल रहा है, हमने उस समय 13 में जब ये सारा कुछ हुआ तो टिकैत की भूमिका देखी, और वहाँ के किसान भी बट गए थे हिंदू और मुस्लिम में, क्योंकि आज किसान आंदोलन के दौरान टिकैत पंजाब में भी हीरो बने हैं। तो मतलब टिकैत की जो अब वाली भूमिका है और उस समय वाली भूमिका, उसमें जो अब चेंज आई है, इस चेंज को आप कैसे देखते? आप अगर ये देखेंगे, जैसे कि जिस एरिया से वो आते हैं वहीं पे मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे 2013 में, और जब बहुत सारे जाट किसान उस वक्त भाजपा के सपोर्ट में चले गए थे, बहुत सारे लोग अक्यूज भी थे दंगों में, वहाँ के वर्किंग क्लास मुसलमान लोगों को भगाने में उनका हाथ था, तो टिकैत भी उस वक्त उसी के साथ थे। मगर अब जो भूमिका आई है, चेंज जो आया है, चाहे वो राजनीतिक वजह से आया हो या फिर किसानों की बात आई है तो इस वजह से आया है, इसकी वजह से एक जमीन पर एक डायलॉग शुरू हुआ है, जो जहाँ पे साथ में रहने वाले जो लोग सदियों से साथ में रहते थे वो अलग हो गए थे। उसकी वजह से एक जैसे पंचायत हुई जहाँ पे दंगों की बात हुई, जहाँ पे दंगों के बारे में लेकर माफी मांगी गई, सारे वर्ग जुड़े। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हमारे देश की स्थिति है इस वक्त, जो इतना पोलराइज्ड है और हर कोई एक दूसरे को मारने कूटने में लगा है, वहां पर अगर एक कोई गुंजाइश हुई है कि थोड़ा फिर से जुड़ जाए, तो मुझे तो वो अच्छा ही लगता है।
अब ये सभी को ये संदेह है कि 2022 में जो यूपी चुनाव है उसमें टिकैत फिर से अपनी वापस पुरानी स्थिति में ना पहुंच जाए, वो देखने वाली बात होगी। मगर अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है और एक जुड़कर असल मुद्दे की बात हुई है, जो लोगों को लोगों की लाइवलीहुड, दिनचर्या और हर चीज से जुड़ी हुई है, वो तो एक मुझे लगता है पॉजिटिव है। हमारी आपकी एक और स्टोरी का संबंध हमारे पंजाब से जुड़ जाता है, जो लड़कियों की तस्करी वाली स्टोरी है, वो हमने पंजाबी में भी की थी, काफी इम्पोर्टेंट स्टोरी थी। कुछ लड़कियों का संबंध पटियाला से था। एक तो थोड़ा वो स्टोरी कैसे मतलब आपके पास पहुंची, दूसरा जो पंजाब के साथ उसका लिंक था, उसमें इशारा हमें मिलता है स्टोरी में कि जो कुछ ऐसी संघ की संस्थाएं बनी हुई है जिनका वो नाम भी चेंज करते, जैसे पंजाब में सिख धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं के नाम पे उनका नाम था, शायद माता गुजरी के नाम पे था, सुंदरी के नाम पे था शायद। तो उसके बारे में अपना अनुभव थोड़ा बताएंगे आप? तो शिवेंद्र, मैंने बहुत टाइम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे मैंने काफी स्टोरीज करी है, मैं कवर कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे पहले भी जैसे, और मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे आप सिर्फ आरएसएस या बीजेपी की बात करें, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले स्टोरीज करी है चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे, जो माओइस्ट कैंप में जो बच्चों को चाइल्ड सोल्जर बनाया जाता है, मैंने उस पर भी स्टोरी करी है। मैंने उस पर भी स्टोरी करी है जहाँ मदरसों में छोटी छोटी स्वेट शॉप्स बना के छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है 12-12 घंटे, उस पर भी मैंने स्टोरी करी है। अब मुझे उन्हीं नेटवर्क से पता चला कि असम के 5 डिस्ट्रिक्ट से करीब 31 लड़कियों को जो है 3 आरएसएस के अलग अलग ग्रुप्स, तो राष्ट्र सेविका समिति जो आरएसएस का महिला विंग है, सेवा भारती जो उनका वेलफेयर का काम करता है आरएसएस का, और विद्या भारती जो एजुकेशन से जुड़े काम करते हैं आरएसएस के, उन्होंने इन 31 लड़कियों को आइडेंटिफाई किया जो 3 से 11 साल की उम्र की थी, और उनके माँ बाप क्योंकि बहुत ही जो है मार्जिनलाइज स्थिति में थे, कोई मजदूरी करता था, वहां पे बहुत सारी एथनिक वायलेंस हो चुकी थी, फ्लड्स आ चुके थे, तो वो इस स्थिति में नहीं थे कि उन लड़कियों को पढ़ा पाए। तो उनको ये इन संस्थाओं ने कहा कि आप अपनी बेटियों को हमारे साथ भेज दे और हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे और फ्री में उनका सब रहना खाना सब कुछ होगा। अब ये एरियाज ऐसे हैं शिवेन, जहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई जो है डिस्पेंसरी नहीं मिलेगी, कोई स्कूल नहीं मिलेगा, आप गांव में भी जाने के लिए आप गाड़ी से उतर के 10 किलोमीटर आपको पैदल जाना होगा तब आप गांव पहुंच पाएंगे। तो इतने दूर दूर के इलाके थे, तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स को और कोई चारा नहीं था, अगर इस तरीके का उनको मिल रहा है तो उन्होंने अपने भल मनसाहत में और उनपे यकीन करके उन बच्चियों को इनके साथ भेज दिया। ये 2015 की बात है। उसके बाद जब उनको भेजा तो 1 साल तक वो माँ बाप अपने बच्चों से किसी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पाए, ना फोन पे बात कर पाए, ना वो बच्चियां मिलने आई, और उनके घर उन माँ बाप से उन लड़कियों के सारे आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, यहाँ तक कि एक एक फोटो भी जो होती है पासपोर्ट साइज है, जो भी फोटो घर में है, वो सारी ले ली गई। और ये जैसे मैंने कहा कि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ आप एक बार ले लीजिए तो फिर वो कागज बनवाने में जो है सदियों लग जाते हैं। तो पेरेंट्स के पास कोई तरीका भी नहीं था प्रूफ करने का कि हमारी बेटियां भी थी जो अब नहीं मिल रही। तो ये चीजें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और वहां पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कोकराझार और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को नोट लिया था, और असम चाइल्ड कमीशन फॉर प्रोटेक्शन राइट्स, उन्होंने भी कहा था कि ये लड़कियां आप यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये आरएसएस संस्थाओं को चिट्ठी लिखी थी, कहा था ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ये सारे लॉज और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस भी को जो हमने इंडिया ने साइन किया है वो भी वायलेट करता है, और लड़कियों को वापस भेजिए। मगर ये आरएसएस संस्थाओं ने कोई चीज नहीं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो जब पेरेंट्स ने ये बात बताई तो पहला कोरोबोरेशन पेरेंट्स से हुआ कि वो ढूंढ नहीं पा रहे। दूसरा कोरोबोरेशन ये जो कागज थे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के और सैम, तो ये दूसरा प्रूफ था मेरे पास। तो तीसरा फिर मुझे ये पता चला कि 11 लड़कियां पटियाला में हैं और उसमें 20 सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। तो पंजाब की अगर बात करें तो पटियाला में जहाँ पे वो गई थी, उन जैसे आपने कहा जो संस्था का नाम था वो जो है ऐसे ही कई सारे संस्थाओं के नाम रखे गए थे कि वो अलग से संघ अफिलिएटेड संस्था ना पता लग पाए, बल्कि वो कॉमन, जैसे कि आपने कहा माता गुजरी, माता सुंदरी, इस तरीके से। तो वहां पे जब हमने अंदर जाने की कोशिश करी तो हमें जाने नहीं दिया। तो अगले दिन सुबह में जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के
दूसरे आस पड़ोस के छत पे मैं जाके देखा कि वहां पर शाखा जो आरएसएस करता है वो चल रही है, और वहीं पे ये सारी बच्चियां हैं जिनके बारे में माँ बाप ने बताया था। उन लड़कियों को कहा जाता है आस पड़ोस के लोग, क्योंकि वो अलग से दिखती है, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां, असम की लड़कियां, चेहरा नहीं मेल खाता, तो उनको निम्न जाति लड़कियां हैं आपस आस पड़ोस के लोग बोलते थे। साथ ही साथ शाखा में ये चल रहा था कि एक एक गोला बनाया था जिसमें एक लड़की खड़ी थी, तो वो लड़की जो है कश्मीर में बाहर की लड़की थी, और बाकी लड़कियों को उसको धक्का देके गोला से बाहर निकालना था कि ये कह के कि कश्मीर हमारा है। तो इस तरीके के गेम वो शाखा में खिला रहे थे। साथ साथ कहीं से भी, ये हमारे सरकार का लॉ है कि कहीं भी दूसरे शहर से इधर शहर में अगर किसी शेल्टर होम में बच्चे आते हैं तो उस जगह की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को नोट लेना होता है। तो जैसे आपके पटियाला के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने कहा कि ये इनकी बहुत सारी चीजें मेल खा नहीं रही हैं, इनके जिस कंडीशन में लाए गए इनके पेपर सही नहीं है, कुछ सस्पिशियस लग रहा है। क्योंकि वो सिख थे तो इसलिए टोटल आरएसएस के जो लोग थे तुरंत आके बोलने लगे कि आप हमारे धर्म में मत बोलिए, और उनको भगा दिया, उनको उस तरीके से प्रेशर डाल के। मगर तो एक तो ये चीज उन्होंने करी, तो वो बच्चियां वहीं पे थी, उस जहाँ शेल्टर होम में रहती थी, वो सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं था, तो वो जमीन पे सोती थी ना, वो पढ़ाई करती थी जो पढ़ाई करके लाया गया था। तो ऐसा नहीं कि उनको मैथ साइंस कुछ पढ़ाया जा रहा था, कभी उनकी भजन क्लास होती थी, कभी उनकी संस्कार क्लासेस होती थी, उनको सिर्फ हिंदी में बोलना अलाउड था। तो वो लड़कियां बोडो या एसएमएस थी, मगर वो सिर्फ हिंदी में बोल सकती थी, बजाय वो पटियाला में क्यों ना हो, उनको हिंदी में ही बात करना है, और उनको भजन और इस तरीके की बातें होती थी। साथ ही साथ आप ये देख लेंगे कि वहाँ असम में बोला गया कि ये दंगों में पीड़ित बच्चियां हैं, गुजरात में कहा गया कि ये जो है इनके माँ बाप मर गए हैं, ये अनाथ हैं क्योंकि फ्लड में मर गए हैं। तो हर जगह पे बहुत सारा झूठ बोला गया, और वो लड़कियां वही हैं। इनकी बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो 31 लड़कियों का हमारे पास प्रूफ आ गया जी। मगर आप पूरी चेन जो देखेंगे, जिन लोगों ने रिक्रूट किया था असम में, उनको 10 साल पहले यूपी में भेज के बोडो लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई थी सरस्वती शिशु मंदिर में कि वापस आके वो रिक्रूटमेंट करें। तो ये बहुत टाइम से टाइम चल रहा है, और करीब अगर आप सीधी सीआईडी की रिपोर्ट पढ़ें असम से तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 1 लाख लड़कियां गायब है पिछले 2 सालों में असम से। तो वो ट्रेस हुई थी, तो वो ट्रेस हो गई बाद में 31 से। स्टोरी के बाद आरएसएस ने डायरेक्टली तो ये नहीं माना कि ये उन्होंने ट्रैफिकिंग करी, मगर क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ गया था तो अब 28 लड़कियां वापस पहुंच चुकी हैं असम। बिल्कुल। उसके बाद में लगातार आपको भी दिक्कतें आई, आपके केस हो या आउटलुक का एडिटर को नौकरी छोड़नी पड़ी, ये सारा कुछ घटना हुई। बस थोड़े से समय में मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा। आप इंटरनेशनल पेपरों में भी छपते हैं और इंडिया में भी छपते हैं। मेरा अपना एक सवाल है ये मेरी तरफ से कि दोनों में जब हम लिखते हैं तो उनके एडिटिंग का ढंग या फिर आपको लगता है कि स्टोरी का ढंग, क्या फर्क नजर आता है? हालांकि हमारे भी ऐसे कुछ है रीढ़ की हड्डी वाले थोड़ा मीडिया संस्थान जो आप जैसे पत्रकारों की स्टोरी छापते हैं, मैं उन संस्थानों की बात कर रहा हूँ कि यदि उनकी तुलना हमने न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह से करनी हो तो क्या फर्क नजर आता है आपको? देखिए शिवेन, मेरा इसमें बहुत अलग टेक है। मैं क्योंकि एज अ फ्रीलांसर मैंने आउटलुक में भी लिखा है, कारवा में भी लिखा है, और न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में भी लिखा है, मगर वहां पे भी एक फर्क है। जैसे अगर न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के जो लोग हैं वो हमसे ओपिनियन आर्टिकल तो मांगते हैं, मगर हमें रिपोर्टिंग नहीं करने देते। हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट वो नहीं छापते हैं क्योंकि उन्हें इतना भरोसा नहीं है यहाँ के रहने वाले पत्रकारों पे। वहां पे उन्हें अपना एक जो है एक गोरा पत्रकार ही चाहिए जो फाइनली यहाँ से रिपोर्टिंग कर सके। तो इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो लोग छापते भी हैं वो ओपिनियन पीस छापते हैं, और मेरे हिसाब से ओपिनियन पीस एक पार्ट हो सकता है पत्रकारिता का, मगर पत्रकारिता सिर्फ ओपिनियन पीस नहीं हो सकती है। तो इसलिए और भी ज्यादा भार उन इंडियन संस्थाओं पे बढ़ जाता है जो सारे रिस्क लेके एक खोजी पत्रकारिता को पब्लिश करने की हिम्मत रखते हैं। जैसे कि आप ले लें कि वायर, कैरावैन, न्यूज लॉन्ड्री, कुछ ऐसी जगहें हैं जो ये सब चीजें छाप रहे हैं, मगर उनके पास अभी भी इतने पैसे या रिसोर्सेज नहीं है जो बाकी लोगों के पास है। तो जो जिनके पास पैसे हैं वो
वो सच छापना नहीं चाहते, जो सच छापना चाहते हैं उनके निकाल पास दीजिए पैसे आप, नहीं। उनको निकाल और दीजिए। जो बाहर वाले हैं उनकी रिपोर्टिंग में मुझे ये कहना जरूरी है कि वो बहुत ही एक, क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे कई बार लगता है, हमेशा नहीं मगर कई बार लगता है कि बहुत नैरेटिव को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देंगे, एक बार मैं एक रिपोर्ट लिख रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, जहाँ पे भगाना एक जगह है हरियाणा में, जहाँ पे रेप हुआ था दलित औरतों का, 4 दलित लड़कियों का रेप हुआ था, उस पर स्टोरी कर रहे थे। तो उसमें एक कास्ट डायनामिक बहुत ज्यादा जरूरी थी कि ऐसा नहीं है कि उन लड़कियों को पकड़ा और वो बाहर सुबह बाथरूम जा रही थी और उनको पकड़ लिया और उनका रेप हो गया और रेप हो गया। ये नहीं थी स्टोरी ये थी क्योंकि दलित समाज ने वहां के जो पब्लिक लैंड था उसमें अपनी हिस्सेदारी मांगी थी। उन्होंने कहा था हमें भी हिस्सेदार, जो सरकारी जमीन है उसमें हमें भी मिलना चाहिए। तो वहां की जाट समुदाय ने कहा कि हम दलितों को नहीं देंगे। तो इसलिए उन दलित समाज को एक मजा चखाने के लिए कि ताकि वो अपनी आवाज और ना उठाएं, इसलिए ये इस तरीके की सेक्सुअल वायलेंस वो लड़कियों पर हुई थी। मगर क्या होता है कि जब ये रिपोर्ट पूरी लेयर्स के साथ, अलग अलग फैक्टर्स के साथ जब दी, तो वो नैरेटिव को एकदम सिंप्लीफाई करने की कोशिश जो होती है, वो मुझे लगता है कि वो जो वेस्टर्न पेपर्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया मैं नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी वेस्टर्न मीडिया, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में तो बहुत सारे आते हैं, वो सिंप्लीफाई हो जाती है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे समाज के आने का। जो ग्राउंड से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग है, जब खोजी पत्रकारिता जिसे हम कहते हैं, वैसे तो बहुत ही कम हो गई है। लॉन्ग स्टोरी की तो डेथ हो गई है, 1-2 मीडिया संस्थान है जो लॉन्ग स्टोरी छापते हैं, लेकिन जितनी हो रही है, नेहा आपको उसमें क्या थोड़ी प्रॉब्लम क्या दिखाई देती है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टिंग जर्नलिज्म है, अब कई जगह तो स्टिंग जर्नलिज्म को ही खोजी पत्रकारिता मानना शुरू कर दिया, और कई जगह स्टिंग जर्नलिज्म का इतना बुरा हाल है। अच्छा, 1-2 लोगों ने स्टिंग जर्नलिज्म के आधार पे किताबें निकाली है, तो जब मैं किताबों को पढ़ा तो मैंने कहा यार अच्छा इसको खोजी पत्रकारिता कहते, तो मैंने अपने माथे पे हाथ लगाया, मारा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी हो रही है ग्राउंड से जुड़ी रिपोर्टिंग, जहाँ खोजी पत्रकारिता, उसमें अभी आपको क्या लग रहा है कि यार ये होना चाहिए इसमें? एक तो शिवेन, पहली चीज तो ये कि खोजी पत्रकारिता कोई अलग चीज नहीं है। जो भी जमीन पर जाता है, जो भी कहीं पे जमीन पर जाता है, अपने कमरे में नहीं बैठा होता है, जमीन पर जाता है, वो किसी न किसी तरीके की खोज कर रहा है, तो वही है खोजी पत्रकारिता। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का मॉडल ऐसा हो गया है कि उन्हें लगता है कि रिपोर्टर को जो है एक टैक्सी में बिठा के अगर एक गांव से दूसरे गांव भेजने में 10,000 रुपए लगेंगे, तो वो मत खर्च करो, कॉस्ट कटिंग कर लो, उनको यहीं बैठा के उनसे ओपिनियन पीस लिखवा लो या कुछ करवा लो, तो उसमें पैसे बच जाएंगे। फोन पे बात कर लो, जब फोन पे बात कर लो, एक दो फोन पे बात कर लीजिए। हाँ, और अब तो जो है व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी मंगा लेते कुछ लोग, तो वो उस तरीके से होने लग गई है। तो ये नहीं है। दूसरी बात ये कि जो स्टिंग जर्नलिज्म है शिवेन, एक जमाने में तहलका में जब हम काम करते थे तो मैंने भी किया है, मगर खोजी पत्रकारिता का मतलब स्टिंग जर्नलिज्म नहीं है। और आज के टाइम में स्टिंग जर्नलिज्म में अपनी क्रेडिबिलिटी इसलिए भी खो दी है क्योंकि उसका इतना ज्यादा मिसयूज हुआ है। साथ में जब जैसे कई जो आप स्टोरी देखेंगे, मान लीजिए अगर आप गुजरात का एक एक्सपोजे तहलका में पब्लिश हुआ था जो आशीष खेतान ने किया था 2009 में, जहाँ पे उन्होंने 15-20 लोगों का स्टिंग किया था और उन्होंने सारे 15-20 लोगों ने सेम बातें बताई थी। तो किसी भी खोजी पत्रकारिता में कोरोबोरेशन बहुत जरूरी है कि जो आपको एक बात बोली है वो एक सोर्स ने बोल दिया और आपने छाप दिया, वो नहीं है। आपको कम से कम 3 जगह से वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो सच है। स्टिंग जर्नलिज्म का मिसयूज ऐसे है कि आप जैसे और मैं एक वीडियो कॉल पर है और मैं आपको बोल दूं शिवेन मैंने तो किसी को 2 चांटे लगाए, और आप उसको छाप दो कि नेहा दीक्षित ने 2 चांटे लगाए किसी को, बिना किसी और से वेरीफाई किए कि या ये सच है या झूठ है या सिर्फ मेरे बोलने के आधार पे आपने कर। तो इसलिए जो जिन किताबों की आप बात कर रहे हैं ये वो इसलिए वो निराधार हो जाता है वो काम, क्योंकि आपने उसको वेरीफाई ही नहीं किया है अलग अलग सोर्सेस। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरी चीज ये भी है, आज के टाइम में जिस तरह का गवर्नमेंट का क्रैकडाउन है और कॉर्पोरेट मीडिया का हेजिटेशन है किसी से पंगा लेने का, इसलिए भी क्योंकि एक खोजी पत्रकारिता या खोजी तो भाड़ में जाए, एक जमीनी पत्रकारिता, जमीन पे जाके आप देखें कि जो है अच्छा सच में बॉडीज है नदी में या ऊपर से दिख रही हैं, ड्रोन शॉट से दिख रही हैं, तो सिर्फ इतना ही बहुत कुछ बता देता है। वो
उसके वजह से जो पंगे लेने पड़ते हैं, जैसे लीगल केसेस है या ये है, वो कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन लेना नहीं चाहते, इसलिए बहुत मुश्किल है अभी कहीं पे छपा पाना कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसलिए कॉस्ट कटिंग में क्या है, आप एक्सप्लेनर लिख दीजिए, आप ओपिनियन पीस लिख दीजिए, आप डेटा जर्नलिज्म कर लीजिए, ये सारी चीजें नई नई आ गई हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपको एक पोलराइज तरीके से न्यूज बताई जाए कि या तो ये है या तो ये है, या तो आप भक्त हैं या फिर आप एंटी नेशनल हैं, या तो आप मोदी भक्त हैं या फिर आप कौमी हैं। तो हमेशा की एक बाइनरी की तरीके से बात होने लग गई है। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, वो आपको 4, 5, 6 पहलू दिखाता है, फिर आप अपना दिमाग करिए। तो वो इजी नहीं है, वो लेफ्ट राइट वाला सीन नहीं। इसलिए भी मुझे लगता है ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में उसकी कोई अहमियत कम हो गई है। दूसरा, जैसे हम जो ऑल्टरनेट जर्नलिज्म की बात करते हैं, जहाँ एक मुतबादल मीडिया की बात करते हैं, वो मुतबादल मीडिया इंडिया में जैसे 3-4 संस्थाएं के रूप में अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब सवाल ये है कि एक तो इनका रेवेन्यू सिस्टम क्या हो। देखिए कई बार तो वो सब्सक्रिप्शन वाला हो जाता है, चंदे वाला हो जाता है, या फिर इनके लिए एक और भी जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया से ये आस नहीं रख सकते। तो दिक्कत ये आ गई कि जैसे मान लीजिए पंजाब में कोई पत्रकार अच्छा काम कर रहा है, पंजाबी जुबान में कर रहा है, अब उसका काम कैसे आए पूरे इंडिया में, कैसे दिखे, ये भी एक दिक्कत है। फिर ये इस तरह की मीडिया संस्थाओं को क्या करना चाहिए, उनका रेवेन्यू मॉडल भी, और जो एक इंफॉर्मेशन है उसकी चेन कैसे बन सके, आपको कैसे क्या लगता है इस पे क्या होना चाहिए? देखिए शिवेन, मुझे ये लगता है आज के टाइम में, मुझे लगता है इंटरनेट ने बहुत हद तक डेमोक्रेटाइज कर दिया है मीडिया को। क्योंकि जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया के हाथ में जो पावर थी कंट्रोल करने की, वो अब नहीं रह गई। क्योंकि अगर अब किसी एक क्लिप कोई फ्लोट हो गई कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो रह के मन मसोख कर भी उनको अक्नॉलेज करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पर ये स्थिति हुई है। तो उस तरीके से है। और दूसरी चीज ये जो आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू मॉडल, मुझे एक तो ये चीज है कि हमारे को ये पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात लानी पड़ेगी कि मीडिया इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। उसमें अगर आप जो है तो उसको सब्सक्राइब करना एक चीज है कि कुछ एक पर्टिकुलर क्लास के लोग तो अलग अलग सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, मगर क्या इसका ये मतलब है कि जिसके पास 2 वक्त की रोटी किसी तरह से जुगाड़ता है, क्या उसको असली न्यूज पाने का अधिकार नहीं है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो इस चीज को जो है नहीं बता पाता है। जैसे पहले आप समझिए कि चाय की दुकान का एक पर्सन अखबार खरीद रहा है, तो 5 लोग जो नहीं भी खरीद पाते थे वो जान जाते। तो मुझे लगता है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो लोग डोनेशन दे पाए, जो लोग पैसे दे पाए, और जैसे कि बहुत सारे यूरोप में मॉडल हैं, जो बीबीसी मॉडल है, या फिर जो कनाडा में कनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का मॉडल है, जहाँ पे कुछ पैसा दिया जाता है नो मैटर व्हाट, और उनकी ऑटोनॉमी सरकार से मिलता है, और फिर भी उनकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस बनी रहती है। मुझे लगता है ऐसा कोई मॉडल पार्टनरशिप हमें सोचना जरूरत है। हमें वो कॉर्पोरेट मीडिया या अमेरिकन मीडिया का जो है कि सिर्फ पैसा ही आना चाहिए, रेवेन्यू मिलना चाहिए, वो वाले मॉडल से हटकर सोचने की जरूरत है। इसमें जो स्टेट की जो अपनी सहायता करने वाला भी पक्ष होना है ना, जो हाल की घड़ी में इंडिया में दिख नहीं रहा। ये स्टेट आपको, जहाँ गवर्नमेंट आपको थोड़ा करेगी। आखिर में नेहा 1 या 2 सवाल बस, उसके बाद हम विदा लेंगे। मुझे ना, आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां आप सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल पत्रकारों को भी देख रही हैं, ग्राउंड में जाते हैं तो हमारे जैसे देसी से बंदों को भी मिलते होंगे। तो मुझे ये बताइए, जैसे मेरे जैसे बंदे ने सोशल मीडिया पे बैठा है, तो मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम टाइम निकालता हूँ, आपको पता है। यदि मान लो मैंने एक किताब पढ़नी है तो 2-3 दिन तो किताब पढ़ने में लग जाएंगे, ठीक है। फिर अपनी स्टोरी भी करनी है, अपने प्रोग्राम भी करने हैं। लेकिन जो दिल्ली बैठे या बॉम्बे बैठे पत्रकार लगातार मुझे ट्विटर पे दिखाई देते, वो पढ़ते कब हैं यार, ये मुझे बताओ। ये तो आप उन्हीं लोग से पूछे। मुझे भी समझ नहीं आता कि कितना टाइम मिलता है। कभी कभी दिन, जब 2 दिन में एक बार मैं ट्वीट कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है आज मैंने कुछ वो भी नहीं होता। तो इतने ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगती। देखिए, अगर मैं सीरियसली आपकी बात का जवाब दूं शिवेंद्र, तो मुझे ये लगता है कि 24 घंटे जो है सोशल मीडिया पे बोलने की बजाय, अगर आप एक चीज ढंग से करें और उसको लगाएं
10 दिन बाद या 1 महीने बाद, तो मुझे लगता है उसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि बोलने वाले तो एनीवे बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया में। हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइज ट्रोल आर्मी है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने जो है आईटी यूनिट्स हैं जो अपने कर रही है, उसमें से एक पार्टी की बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ बाकी लोगों की कम है। तो बोलने वाले तो हैं, टॉकिंग हेड्स तो बहुत सारे हैं, मगर पत्रकारों का काम टॉकिंग हेड्स बनना नहीं। जो है अगर हम ये बन जाए कि हमें इस हर चीज पे ज्ञान देना है, तो ये गलत बात होगी। आप अपनी रिपोर्ट पे ध्यान दें, और रिपोर्ट में जो जो बोलना है वो रिपोर्ट के थ्रू बोले, तो मुझे लगता है वो जो है कोर्ट में भी जो है काम आ सकती है, वो किसी और इम्पैक्ट के लिए भी हो सकती है। सिर्फ ट्वीट करने से तो किसी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ये इसका आप जो कह रहे हैं, ये हमारे टाइम में ये भी प्रॉब्लम है कि एक चीज हो गई है जिसका नाम है ट्विटर जर्नलिज्म। जी ना, तो ट्विटर जर्नलिज्म से जो है दुनिया हमारे देश में तो नहीं चल सकती है। ट्विटर जर्नलिज्म का एक वही ट्विटर में ही उसका फायदा है, और एक दूसरी चीज है कि एक सेलिब्रिटी जर्नलिज्म हो गया है। एक क्या है कि हम लोग जब पत्रकारिता में मैं घुसी थी, तो मेरे एक एडिटर बहुत सीखा है मैंने, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ये कहती थी कि द रिपोर्टर इज नॉट द स्टोरी, है ना। मगर अब क्या हो गया है, और दूसरी बात, जैसे पी साईनाथ ने एक बार कहा है कि आपको अगर 500 शब्द है सिर्फ लिखने को एक किसान के आत्महत्या के बारे में, तो आप उसको ये ना बताएं कि मैंने ऑटो लिया, फिर बस ली, फिर मैं पैदल चले, फिर हम वहां पहुंचे, फिर मुझे ऐसा लगा, फिर मुझे ऐसा खराब हुआ। तो 500 शब्द आप उसमें ना बर्बाद करें। तो इसलिए जो सेलिब्रिटी जर्नलिज्म है वो मुझे नहीं लगता वो कहीं पे लेके जा सकता है। तो ये दोनों चीजें, आपका सवाल का जवाब यही है कि ट्रेंड ऐसा बन गया है कि रिपोर्टिंग की बजाय लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, वो नहीं होना चाहिए। नेहा, अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी थी, बल्कि मेरा तो ये सवाल रह गया कि आपको जो लगातार ट्रोल होते रहे हैं, आप फिर भी डटी रही हैं, और जो गंदी गंदी गालियां बकने वाले लोग हैं, जब ये सारा कुछ देखती हैं, आप कैसे मानसिक तौर पे सफर तय करती हैं? ये बातें रह गई बहुत सारी होनी, लेकिन आपने जितनी भी बात की, अच्छा लगा। आपकी बात से हमारी जो पंजाब की ऑडियंस है बहुत कुछ सीखेगी, हम भी बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। शिविर, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में जगह जगह पे आप जैसे पत्रकार ही हम लोगों को आगे पहुंचा सकते हैं। दिल्ली में बैठे पत्रकारों से वो काम नहीं हो पाएगा। शुक्रिया नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।